अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैसनवर है और रेड स्पॉट बायोलॉजी में हम टॉपिक 6E डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नर्वस कंट्रोल। लास्ट के कुछ 15 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है द डायग्राम शोज अ माइलिनेटेड एक्सॉन। अब ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक्सॉन है और इसके ऊपर ये जो कवरिंग नज़र आ रही है पैकेट्स के अंदर, पीसेस के अंदर, दिस इज माइलिन शीट। और बीच बीच में जो आपको एरियाज नज़र आ रहे हैं जिन्हें एक्स लेबल किया हुआ है और जेड लेबल किया हुआ है, दीज आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, और बीच में जो है ये वाई जो है ये एक्सॉन है। तो पूछ रहे हैं कि हाउ डज द माइलिन शीट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द इम्पल्स ट्रांसमिशन। ये पूछ रहे हैं, हमें ये तो पता है कि माइलिन, हम पहले भी पढ़ कर आए हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं उनके ज़रिए जो मैसेज है वो बहुत रैपिडली जाते हैं, स्पीडली जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इट इंश्योर्स दैट द आयंस आर केप्ट क्लोज टू द एक्सॉन मेम्ब्रेन्स इन द रीजन वाई। ये कहते हैं कि भाई यहाँ ये जो वाई रीजन है यहाँ पर ये जो माइलिन शीट है ये करती ये है कि आयंस को जो है वो एक्सॉन की मेम्ब्रेन के करीब रखती है। पहली बात तो इसका कोई काम है नहीं, बिकॉज यहाँ से आयंस जो है ना वो एंटर नहीं हो सकता। आपको पता है सोडियम बाहर ज़्यादा है और पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, तो सोडियम यहाँ से एंटर नहीं हो सकता। सोडियम इन पॉइंट से एंटर होता है जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती, बिकॉज माइलिन शीट जो नर्व्स जो आयंस हैं उन्हें एंटर होने नहीं देती। तो अगर आयंस करीब हों भी तब भी कोई काम नहीं है, ठीक है, करीब हों दूर हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका ये मैकेनिज्म नहीं है काम करने का। नंबर 2 बी जो ऑप्शन है वो ये है कि इट इंसुलेट्स द एक्सॉन। यहाँ तक की बात बिल्कुल ठीक है। सो इंक्रीजिंग द पोटेंशियल्स एट रीजन एक्स एंड जेड। देखें, इंसुलेशन वाला पॉइंट तो ठीक है, ये इस न्यूरॉन्स को या एक्सॉन को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर ये वोल्टेज इंक्रीज़ नहीं करवाती। इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज जो है वो उतना ही रहेगा जितना था, जो रेस्टिंग पोटेंशियल था वो उतना ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। इट प्रोमोट्स अ चेंज इन द पोटेंशियल डिफरेंस इन रीजन वाई। वाई के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आता, जितना पोटेंशियल डिफरेंस था वो उतना ही रहता है। ना पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होता है, ना वोल्टेज डिक्रीज़ होता है, ना वोल्टेज इंक्रीज़ होता है। बेसिकली ये करती क्या है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, जो एक्स और जेड के डिफरेंसेस हैं उनके अंदर चेंज आने से रोकता है, जो माइलिन शीट है वो रोकती है। तो और दूसरा ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो इससे होता यह है कि जो आयंस हैं वो इस पॉइंट से एंटर होते हैं, ठीक है, फिर इस पॉइंट से एंटर होते हैं, फिर अगले पॉइंट से एंटर होते हैं, उन्हें वाई से एंटर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कम सरफेस एरिया होता है, कम पॉइंट्स होते हैं और ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। दैट इज़ हाउ ये स्पीड अप करती है। नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है उसे स्पीड अप किया जाता है। ये जो है वो मैकेनिज्म है माइलिन का। और जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन नहीं होती उनके अंदर एज़ कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड, एज़ कम्पेयर टू द माइलिनेटेड न्यूरॉन, जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्स की वो बहुत कम होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है 4 इवेंट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अक्रॉस साइनेप्सिस। और जो नर्व इम्पल्स, अभी ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर 1 डीपोलराइजेशन ऑफ द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पहला इवेंट होगा, ठीक है, तो 1 इसमें दिया हुआ है, ये वाले आंसर नहीं है। उसके बाद होगा रप्चर ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद होगा प्रोपेगेशन, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद होगा हाइड्रोलिसिस, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द फिगर शोज द रिलेटिव इरिटेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ अ सेकंड स्टिमुलस इज अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड एक्स वाई। तो ये हमारे पास नर्व फाइबर की इरिटेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ इरिटेबिलिटी, दिस इज़ द स्टिमुलस, ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड है एंड दीज आर द पॉइंट्स विच आर कॉल्ड एक्स एंड वाई, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्ड ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो इरिटेबल होता है। तो जो भी स्टिमुलस होता है ना वो हमारे प्रोटोप्लाज्म को इरिटेट करता है और उस इरिटेशन से बचने के लिए जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि उस इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरफ जो है वो इरिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, यानी इस तरफ इरिटेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। तो जब स्टिमुलस मिला तो ये इरिटेबल हुआ और इस इरिटेबिलिटी को डिक्रीज़ करने के लिए इसने कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। रिस्पॉन्स से ये वापस आ गया इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी एक और स्टिमुलस अगर इस वक्त दिया जाए तो ये एक्सॉन जो है ये अभी मैसेज जनरेट नहीं कर सकता, ये न्यूरॉन जो है इस वक्त दोबारा से काम नहीं कर सकता बिकॉज ये रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर है। उसके बाद ये छोटा सा एरिया आपको नज़र आ रहा है एक्स और वाई के दरमियान में, इसमें जो इस न्यूरॉन की इरिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हुई हुई है। तो ये पूछ क्या रहे हैं कि अगर सेकंड स्टिमुलस दिया जाए, पहला स्टिमुलस नॉर्मल लेवल पे दिया गया था, दूसरा स्टिमुलस अब आप देना चाह रहे हैं इस लेवल के ऊपर जब इसका इरिटेबिलिटी जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि चूँकि हमारा प्रोटोप्लाज्म इरिटेबल है तो जब इसे स्टिमुलस मिलता है कोई
तो ये उसे मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है और उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। अगर ऑलरेडी इरिटेबिलिटी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है तो क्या देखें, कोई शख्स अगर बिल्कुल काम बैठा हुआ है तो क्या उसे गुस्सा दिलाकर रिस्पांस लेना जो है वो आसान होता है? मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी गुस्से में है तो उससे रिस्पांस लेना जो है वो बहुत आसान होता है। उसको आप ज़रा सी कोई बात कहें तो वो काटने को दौड़ता है। तो यहाँ पर ये काम बैठा हुआ था, यहाँ पर ये ऑलरेडी इरिटेबल है। तो अब क्या होगा अगर आप दूसरा स्टिमुलस दें? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आई स्टिमुलस बिलो द नॉर्मल थ्रेशोल्ड विल कॉज अ रिस्पांस। यही करेक्ट आंसर है। नॉर्मली क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड होता है, एक लेवल होता है, हर किसी का एक लेवल होता है कि जब तक वो कोई बात बर्दाश्त कर सकता है उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है। तो ये वो नॉर्मल थ्रेशोल्ड था, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूरॉन ऑलरेडी समझे गुस्से में है, ठीक है। तो ये इसको कोई आम सी बात भी होगी जो कि गुस्सा ना दिलाने वाली बात भी होगी, उस पर भी गुस्से में आ जाएगा। तो कोई भी स्टिमुलस अगर इसे मिलता है जो थ्रेशोल्ड से कम भी है तब भी ये रिस्पांस शो कर जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। दूसरा क्या दिया हुआ है, द फाइबर विल रिस्पॉन्ड रिपीटेडली टू अ सिंगल स्टिमुलस। बिल्कुल नहीं। द रिएक्शन ऑफ द स्टिमुलस विल बी ग्रेटर। रिएक्शन ग्रेटर नहीं होगा, रिएक्शन उतना ही होगा। द रिएक्शन विल अकर मोर क्विकली। ऐसा भी कुछ नहीं है। चूँकि ये इरिटेबिलिटी लेवल से ऊपर है तो अगर इसे स्टिमुलस दिया जाए जो कि इसके नॉर्मल थ्रेशोल्ड से कम भी होगा तब भी ये रिस्पांस दे देगा, बिकॉज अभी इसकी इरिटेबिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा है। डाइनाइट्रोफिनॉल इज़ अ मेटाबॉलिक पॉइजन दैट प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, कोई केमिकल है जो कि एटीपी की प्रोडक्शन को रोकता है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ अ रेस्टिंग एक्सॉन इज ट्रीटेड विद सच अ पॉइजन। ये हमारे पास रेस्टिंग एक्सॉन है, ठीक है। अब इसमें सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है। आपको पता है कि इस वक्त भी इसके ऊपर कुछ वो काम कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना वो काम कर रहे होते हैं मुसलसल। 3 सोडियम जो है वो उन्हें बाहर ले जा रहे होते हैं और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर लेकर आ रहे होते हैं। अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर हम, और वो चलते हैं एटीपी से, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एटीपी से चलते हैं, यानी एनर्जी से चलते हैं। अब अगर आपने किसी सेल के ऊपर या किसी न्यूरॉन के ऊपर जो है वो ये इस्तेमाल किया है, डाइनाइट्रोफिनॉल इस्तेमाल किया है, तो वो जो एटीपी प्रोडक्शन है वो हो गई बंद। जब एटीपी प्रोडक्शन बंद हो गई तो सोडियम पोटेशियम के पंप जो है वो बंद हो गए। तो अब ये पूछ क्या रहे हैं, क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। नंबर 1, द चार्ज इनसाइड द एक्सॉन मेम्ब्रेन बिकम्स मोर नेगेटिव। आपको पता है रेस्टिंग कंडीशन के अंदर न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव होता है और बाहर से पॉजिटिव होता है। तो क्या ये अंदर से मोर नेगेटिव हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंदर से मोर नेगेटिव नहीं होगा, अंदर से वही रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो है नेगेटिव होने की वजह आयंस नहीं होती, बल्कि अंदर नेगेटिव होने की वजह होती है आपके कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो अंदर उनकी वजह से नेगेटिव है, जबकि उनको अंदर या बाहर लाना जो है ये सोडियम पोटेशियम पंप की जिम्मेदारी नहीं थी। तो ये इनकरेक्ट आंसर है। द चार्ज आउटसाइड द एक्सॉन मेम्ब्रेन बिकम्स लेस पॉजिटिव। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाहर का जो चार्ज है वो सोडियम की वजह से है, ठीक है। अब सोडियम जो है वो जब अंदर से बाहर नहीं आएगा, 3 सोडियम जब अंदर से बाहर नहीं आएंगे तो बाहर की तरफ सोडियम जो है वो कम हो जाएगा। जब बाहर सोडियम कम हो जाएगा तो बाहर जो है वो पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। तो आउटसाइड जो है न्यूरॉन के बाहर या एक्सॉन के बाहर जो आउटसाइड वाला इन्वायरमेंट है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगा। द चार्ज इनसाइड द एक्सॉन मेम्ब्रेन बिकम लेस पॉजिटिव, और वो ऑलरेडी लेस पॉजिटिव था, ऑलरेडी नेगेटिव की तरफ था, तो उसे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द चार्ज आउटसाइड द मेम्ब्रेन डज नॉट चेंज। ऐसा नहीं होगा, जो आउटसाइड वाला चार्ज है वो चेंज होगा। उसका रीज़न ये है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है ना वो अपना काम नहीं कर पा रहे, 3 सोडियम बाहर नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो बाहर कम हो जाएगा और बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगा। द ड्रग एट्रोपिन बाइंड्स एंटागोनिस्टिकली। एंटागोनिस्टिकली का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी उसके एक्शन को रोकती है, टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। इसका मतलब जो एसिटाइल कोलिन है वो इस डायरेक्शन में अगर काम करवा रही है तो एट्रोपिन इस डायरेक्शन में काम करवाएगी, उसके ऑपोजिट। नर्व गैसेस इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ कोलिनेस्ट्रेज। तो 2 चीज़ें दी हुई है इन्होंने, एट्रोपिन एक केमिकल है और नर्व गैसेस दूसरी केमिकल है। नर्व गैसेस क्या करती हैं, उस एंजाइम को तोड़ती हैं, उस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस ऑन द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस द साइनेप्स। बहुत आसान है, ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। अब आपको पता होता क्या है, यहाँ से रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन, वो जाके बैठेगा, तब मैसेज आगे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब पहले केस में अगर आप देखें तो हम देखते हैं एट्रोपिन क्या करता है। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एट्रोपिन जो है ना वो एंटागोनिस्टिकली बिहेव करता है, यानी एट्रोपिन एसिटाइल कोलिन को रोकता है। तो अगर मैं इस पर एट्रोपिन इस्तेमाल करूँ तो वो एसिटाइल कोलिन को रोक देगा। जब एसिटाइल कोलिन रुक जाएगा तो क्या मैसेज आगे ट्रांसफ़र होगा? नहीं। तो जो वो है नर्व इम्पल्स की
जो रेट है ट्रांसमिशन का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब आप एट्रोपिन इस्तेमाल करते हैं तो रेट जो है वो डिक्रीज़ होता है, तो इंक्रीज़ नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो रेट क्या हो गया, रिड्यूस, तो सी या डी में से कोई आंसर है। जब बात करते हैं नर्व गैस की, अब नर्व गैस का काम क्या है, ये इनहिबिट करती है इस एंजाइम को। इस एंजाइम का काम क्या है, ये तोड़ता है एसिटाइल कोलिन को। अगर कोलिनेस्ट्रेज तोड़ता है एसिटाइल कोलिन को तो इसका मतलब आगे मैसेज ट्रांसफर नहीं होता। अगर कोलिनेस्ट्रेज ही ना रहे, अगर कोलिनेस्ट्रेज ना रहे तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। जब एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा होगा तो ये मुसलसल आकर बैठेगा रिसेप्टर पे और बार बार मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसमिशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब आप नर्व गैसेस इस्तेमाल करेंगे तो ये एंजाइम रुक जाएगा। जब ये एंजाइम रुक जाएगा तो इसको तोड़ने वाला कोई नहीं होगा। जब इसको तोड़ने वाला कोई नहीं होगा तो जो ट्रांसमिशन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एट्रोपिन से जो रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, एट्रोपिन से जो रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, और जो नर्व गैस है उससे जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। चलिए फिर पहले आगे। नाउ व्हेन अ स्टिमुलस अराइव्स एट नर्व एंडिंग द मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलराइज्ड। ठीक है, हमें पता है ये बात। द इवेंट्स ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, ये पूछ रहे हैं भाई नर्व एंडिंग पर, जब भी नर्व एंडिंग पर एक स्टिमुलस जो है वो पहुंचता है तो जो वो है मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होती है। तो जो इवेंट्स हैं उनको आपने सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, देखें सबसे पहले अगर आप देखें तो जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तो उस वक्त जो है हमारे पास सोडियम जो है वो बाहर ज़्यादा होता है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, अंदर से मेम्ब्रेन नेगेटिव, बाहर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव, और इस वक्त जो वोल्टेज होता है वो -65 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये सबसे पहला इवेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना इनसाइड द मेम्ब्रेन इज -65 मिली वोल्ट एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है, तो ये पहला इवेंट है। अब जैसे ही स्टिमुलस इससे मिलेगा तो सबसे पहले सोडियम के चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आता है। ठीक है, तो ये दूसरा इवेंट है। सोडियम अंदर आता जाता है, कब से, -65 से लेकर +40 तक सोडियम अंदर आता है। +40 के ऊपर सोडियम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और अब पोटेशियम के दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, ये भी बताना है पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड। हाँ, ये देखें, सोडियम जब अंदर आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो -65 से किस पर चला जाएगा, +40 पे। तो ये थर्ड इवेंट है। और उसके बाद पोटेशियम के दरवाजे खुलते हैं और पोटेशियम बाहर जाना शुरू होता है। सोडियम के बंद हो जाते हैं, पोटेशियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो ये फोर्थ इवेंट है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, जो 4 है वो बेसिकली 1 है और जो 1 है वो बेसिकली 4 है। ये अगर आप देख लें 4 जो है वो 1 है, 4 1 पे दिया हुआ है यहाँ पे, और 1 जो है वो 4 है, और बाकी 2 3 दरमियान में है। ठीक है, तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ विच इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ द कैल्शियम आयंस इन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इस लेवल से बहुत ही ऊपर है, इसके लिए बहुत डिटेल जो है वो समझाना पड़ेगा, तो मैं ये क्वेश्चन समझा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपके बुक के हवाले से क्या पूछा है। देखिए, आपको पता है कैल्शियम का रोल जो है वो उसमें कहाँ होता है, साइनैप्स के अंदर जो है या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर कैल्शियम का रोल जो है वो कहाँ पर होता है। तो वो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैल्शियम कहाँ पर एक्ट करता है, बस इतना याद रख लें। तो आपको पता है जब हमारे पास वो है नर्व इम्पल्स जब पहुंचती है प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक पे जाना चाहती है, साइनैप्स जो होता है, तो वहाँ पर कैल्शियम अंदर आता है और कैल्शियम अंदर आने के बाद वेसिकल्स को फ्यूज करवाता है। ठीक है, बस ये रोल अगर आप याद रखें और ये रोल अगर आप इसमें ढूंढें तो कैल्शियम जो है वो मूव इन करता है बाय डिफ्यूजन थ्रू गेटेड आयन चैनल्स इन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे आयन चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू कैल्शियम अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो वेसिकल्स को मूव करवाता है टू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। वेसिकल्स जो हैं उनको करीब लेकर आता है और फ्यूज़ करवाता है। ठीक है, तो बस ये रोल है कैल्शियम का, याद रख लें। बाकी जो समझाना जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। नाउ द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन की डायग्राम है। नेम द पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन दैट फॉर्म्स द मेम्ब्रेन विच फ्यूजेज विद स्ट्रक्चर्स ए। अब देखिए, ये जो ए है ना, ये बेसिकली वो है वेसिकल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये पूछ रहे हैं ये जो वेसिकल है ये जाकर एक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होता है, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है। तो आपको पता है ये जो वेसिकल्स होते हैं ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हमेशा कोई ना कोई एक्सॉन होता है और एक्सॉन का जो आखिरी पार्ट है वो कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, तो ये टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल नॉब्स भी कहते हैं इन्हें, टर्मिनल बटन्स भी कहते हैं इन्हें। तो ये एक्सॉन टर्मिनल है जिसके अंदर ये वेसिकल्स होते हैं और ये वेसिकल इस टर्मिनल की मेम्ब्रेन से जाकर फ्यूज़ होता है, जिसके बाद ये केमिकल बाहर रिलीज़ होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आउट ऑफ वो है, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करते हैं।
नाउ द वर्टिब्रेट सिस्टम कंडक्ट्स इम्पल्सेस इन ओनली वन डायरेक्शन। जो हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, उसके अंदर जो इम्पल्स कंडक्ट होती है वो एक डायरेक्शन होती है, वन वे कंडक्टेंस क्यों होती है ये पूछ रहे हैं। तो क्या है भाई, नंबर वन, बिकॉज द सोडियम पोटेशियम पंप मूव्स आयंस इन वन डायरेक्शन। नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो तो दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है। एज अ रिजल्ट ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स फाउंड इन द वर्टिब्रेट। नहीं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये कह रहे हैं जो इम्पल्स है वो एक ही डायरेक्शन में क्यों मूव करती है, वो दो डायरेक्शन में। आपको पता है ना, साइनैप्स जो होता है उसके अंदर एक प्री साइनैप्टिक होता है और एक पोस्ट साइनैप्टिक होता है। तो कह रहे हैं हमेशा ऐसे क्यों जाता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इधर भी जा रहा हो और उधर भी जा रहा हो। अच्छा, और क्या है, बिकॉज ओनली द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन कैन बाइंड न्यूरोट्रांसमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्री साइनैप्टिक के अंदर होता है न्यूरोट्रांसमीटर और इसका जो रिसेप्टर लगा होता है वो पोस्ट साइनैप्टिक के ऊपर लगा होता है। अगर ये काम दोनों में हो कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी दोनों में हो और जो रिसेप्टर है वो भी दोनों में लगा हो तो मैसेज दोनों तरफ जा सकेगा। लेकिन चूंकि मैसेजेस के लिए रिसेप्टर जो लगे हुए होते हैं वो सिर्फ पोस्ट साइनैप्टिक पे लगे होते हैं और केमिकल जो होता है वो प्री साइनैप्टिक पे होता है, तो हमेशा मैसेज इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो रिसेप्टर लगा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर का वो पोस्ट साइनैप्टिक पे लगा हुआ है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है और हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन के खिलाफ, किसी स्ट्रक्चर के खिलाफ अटैक कर देता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप की ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एंटीबॉडीज जाकर डिस्ट्रॉय कर देती हैं एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को। ठीक है, वो रिसेप्टर जो कि पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन पे लगा हुआ होता है, जिस पर जाकर एसिटाइलकोलिन बैठता है, ये वाला रिसेप्टर। व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। आप पूछ रहे हैं इस बीमारी के अंदर क्या मसला होगा। तो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन विल बी अनएबल टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल गलत बात है भाई, मसला यहाँ हो रहा है, इसका तो कोई काम ही नहीं है ना। तो इसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूरॉन्स विल बी अनएबल टू प्रोपेगेट एक्शन पोटेंशियल्स अलोंग देयर एक्सॉन्स। नहीं, इस न्यूरॉन के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है ना, इस न्यूरॉन के अंदर तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर इसे डायरेक्टली स्टिमुलेट किया जाए तो इस न्यूरॉन के अंदर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट भी होगा और वो आगे भी जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डीपोलराइज न्यूरॉन्स विल बी अनेबल टू रीस्टैब्लिश एन आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन्स। बिल्कुल गलत है। जो डीपोलराइज न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा से वो आयंस जो है ना उनकी एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज जो चैनल्स हैं सोडियम पोटेशियम के चैनल्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। द लास्ट ऑप्शन इज पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स विल बी अनेबल टू डिटेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम प्री साइनैप्टिक। बिल्कुल सही है। अगर इस रिसेप्टर को उड़ा दिया जाए तो इस न्यूरॉन का मैसेज इस न्यूरॉन तक नहीं जा सकेगा। तो जो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है वो इस प्री साइनैप्टिक का जो सिग्नल है उससे डिटेक्ट नहीं कर सकेगा और फिर मैसेजेस आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल हाउ इज द रेस्टिंग पोटेंशियल रीस्टोर्ड। तो हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होता है आपको पता होगा कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है तो सोडियम बाहर ज़्यादा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा, मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव और अंदर से नेगेटिव। ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो पहले सोडियम अंदर आता है। ठीक है, सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम भी अंदर ही है। इस वक्त मेम्ब्रेन अंदर से हो जाती है पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, और बाहर से हो गया नेगेटिव। उसके बाद पोटेशियम बाहर चला जाता है और सोडियम अंदर ही है और इस वक्त मेम्ब्रेन दोबारा अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। ये क्या पूछ रहे हैं, ये दोनों मिलाकर एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो ये कह रहे हैं हाउ इज द रेस्टिंग पोटेंशियल रीस्टोर्ड। अच्छा, रेस्टिंग पोटेंशियल यहाँ पर था -65 मिलीवोल्ट। जब डीपोलराइजेशन होती है तो ये हो जाता है +40 और जब रीपोलराइजेशन होती है तो दोबारा -65। तो ये पूछ रहे हैं -65 दोबारा कैसे होता है। तो बाय एन इंक्रीज इन द मेम्ब्रेन्स परमिएबिलिटी टू पोटेशियम एंड क्लोराइड, क्लोराइड का इसमें रोल नहीं है। बाय द ओपनिंग ऑफ सोडियम एक्टिवेशन गेट, देखिए सोडियम के एक्टिवेशन से होती है डीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन में रेस्टिंग पोटेंशियल वापस नहीं आता, तो ये इनकरेक्ट है। बाय द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पम्प, सोडियम पोटेशियम पम्प आयंस की जो पोजीशन है उसे रिवर्स करता है। ठीक है, रीपोलराइजेशन के लिए इसका रोल ज़रूरी नहीं है। बाय द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स एंड द क्लोजिंग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जब डीपोलराइजेशन हुई तो चला गया था न्यूरॉन +40 पे, उसके बाद सोडियम के दरवाजे हो गए बंद, सोडियम के दरवाजे बंद और वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम के दरवाजे खुल गए। तब जो है ना वोल्टेज +40 से दोबारा -65 पे आ गया, जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाता है। तो डी करेक्ट आंसर है। The postsynaptic membrane of a nerve may be stimulated by certain neurotransmitter to permit the influx of negative chloride ions into the cell. This process will result in, अच्छा देखें भाई, एक आपके पास होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे जो कि अगले न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं
और एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे होते हैं जो अगले न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं। तो कुछ स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और कुछ इनहिबिटरी आपकी बुक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है गाबा, चैप्टर नंबर 3 में। तो गाबा जब जाकर बैठेगा ना, देखें आपको पता है जब हमारे पास ये पोस्ट साइनेप्टिक है, ये प्री साइनेप्टिक है, अगर यहाँ से एसिटाइलकोलिन जाकर बैठेगा तो इसमें मैसेज आगे जाएगा, डीपोलराइजेशन होगी। लेकिन अगर यहाँ से निकला गाबा अगर जाके बैठेगा ना तो यहाँ से मैसेज आगे ट्रांसफर नहीं होगा, तो हम इसे कहते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, नर्व की जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इट मे बी स्टिमुलेटेड बाय सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर टू परमिट द इन्फ्लक्स ऑफ नेगेटिव क्लोराइड आयन। तो जब गाबा जाकर बैठेगा ना तो यहाँ पर नेगेटिव क्लोराइड आयन जाना शुरू हो जाएगा, बट बजाय सोडियम के क्लोराइड जाना शुरू हो जाएगा। और जब क्लोराइड जाएगा तो अंदर का एनवायरनमेंट और नेगेटिव हो जाएगा, तो डीपोलराइजेशन तो होगी नहीं ना, क्योंकि डीपोलराइजेशन तब होती है जब अंदर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है या इसमें क्या होगा। तो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन नहीं होगी, अंदर क्लोराइड के जाने से या नेगेटिव आयन के जाने से एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा। जो चीज़ जनरेट होगी उसे हम कहते हैं, ये सी करेक्ट आंसर है, इसे हम कहते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है आपकी बार ये स्टिमुलेटरी नहीं है बल्कि ये इनहिबिटरी है और इस तरह से मैसेज आगे ट्रांसफर नहीं होगा। Now, which axon would transmit an action potential most rapidly? अब इन्होंने पूछा है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के न्यूरॉन्स हैं, अब इनमें से किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड से जो है वो मैसेज या नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि जिनके अंदर माइलिन होता है उनके अंदर स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोज विदाउट माइलिन। ठीक है, तो लैक माइलिन वाले जो है ना ये हमारे आंसर नहीं है, जो लैक करेंगे माइलिन उनके अंदर स्पीड कम होगी। तो या तो बी आंसर है या डी आंसर है। अब दूसरा डायमीटर का पूछा है, तो इसका आंसर यह है कि जितना ज़्यादा डायमीटर होता है उतना ज़्यादा ईजिली जो है वो न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज उतनी कम रेजिस्टेंस मिलती है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ज़्यादा डायमीटर होगा तो जो अंदर का साइटोप्लाज्म है ना वो रोकेगा नहीं उसे, और ज़्यादा फास्ट जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र होंगे। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और ये भी आपके लेवल से ऊपर है तो हम इसे भी स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, इसके सारे क्वेश्चन रेड स्पॉट के कंप्लीट होते हैं।